बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1-9 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रांजैक्शन दैट क्रिएट्स द डिस्क्राइब्ड इफेक्ट फॉर द सेपरेट केसेस ए थ्रू जी। ए से लेकर जी तक कुछ इफेक्ट्स दिए हुए, हमने इनकी कॉज बतानी है। सबसे पहले है डिक्रीजेस इन एसेट एंड डिक्रीजेस इक्विटी। If business pays taxes, wages and accounts payable, which decreases assets and decreases equity as liabilities increase. एसेट्स और इक्विटी तब कम होंगे जब हम टैक्सेस देंगे, जब हम वेजेस देंगे, या फिर जब हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो हमारी इक्विटी कम हो जाएगी। उसके बाद है इंक्रीजेस इन एसेट एंड इंक्रीजेस द लाइबिलिटी। ऐसा उस सूरत में होता है कि अगर हमने किसी से कोई लोन लिया है तो वो जो लोन हमने लेते हैं वो हमारे एसेट्स में रिफ़्लेक्ट होता है, लेकिन साथ ही वो अकाउंट्स पेएबल में भी रिफ़्लेक्ट होता है। तो इसमें क्या आएगा? व्हेन अ कंपनी बोरोज मनी फ्रॉम अ बैंक, assets increase as the money is reflected in cash and liabilities increase due to increase in accounts payable. उसके बाद पार्ट सी है decreases the liability and increases the liability. इसका आएगा settlement of creditor by issue of exchange decreases the liability and increases another liability. Or bills payable dishonor increases liability towards creditor and decreases the liabilities of bills payable. फिर है पार्ट डी डिक्रीजेज इन एसेट एंड डिक्रीजेज द लाइबिलिटी। हमारे एसेट्स भी कम हो गए हैं और हमारी लाइबिलिटी भी कम हो गई हैं। जब हम लाइबिलिटी को पे कर देंगे, मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी से लोन लिया था तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, लेकिन जब हम वो लोन वापस कर देंगे एसेट्स को यूज़ करते हुए तो हमारे एसेट्स भी कम हो जाएंगे और हमारी लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो व्हेन लाइबिलिटी इज़ पेड यूजिंग एसेट्स बोथ डिक्रीज। उसके बाद है पार्ट ई इंक्रीजेज इन एसेट एंड डिक्रीजेज इन एसेट। एसेट एक ही वक्त में इंक्रीज़ भी हुआ और एक ही वक्त में कम भी हुआ है। ये उस सूरत में हो सकता है जैसे हमने कैश का इस्तेमाल करके ऑफिस इक्विपमेंट या ऑफिस सप्लाईज परचेज़ किए हो तो हमारा एसेट बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही कैश की तरफ से एसेट कम हो जाता है। व्हेन स्टोर सप्लाईज इक्विपमेंट और बिल्डिंग इज़ बोथ यूजिंग कैश assets increase and decrease at the same time. उसके बाद है पार्ट एफ इंक्रीजेज द लाइबिलिटी एंड डिक्रीजेज इक्विटी। हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई और इक्विटी कम हो गई। ऐसा कब होगा? व्हेन वी बाय समथिंग इन एडवांस लाइबिलिटीज इंक्रीज एंड व्हेन विड्रॉल्स एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज इक्विटी डिक्रीजेज। जब हम एडवांस में कोई चीज़ खरीद लेते हैं तो हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, या फिर जब हम विड्रॉल्स करवाते हैं या हम एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं हमारे, तो हमारी इक्विटी कम हो जाती है। उसके बाद है पार्ट जी इंक्रीजेज इन एसेट एंड इंक्रीजेज इक्विटी। एसेट भी बढ़ गए हैं और इक्विटी भी बढ़ गई है। इफ़ ओनर इन्वेस्ट मनी देन एसेट्स एंड इक्विटी इंक्रीजेज एट द सेम टाइम। अगर ओनर मनी इन्वेस्ट करेगा तो जो एसेट्स हैं और इक्विटी हैं वो एक ही टाइम पर बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज 1-10। Mulan began a new consulting firm on January 5. The accounting equations showed the following balances after each of company's first 5 transactions. Analyze the accounting equation for each transaction and describe each of the 5 transactions with their amounts. मुलान ने अपना नया बिजनेस शुरू किया है जिसने अपने ऑपरेशन जनवरी 5 से स्टार्ट किए हैं। ए से लेकर ई तक हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, हमने क्या करना है, इनको स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांजेक्शन ए में कैश में 20,000 है और मुलान कैपिटल में भी 20,000 है। इसका क्या मतलब है कि मुलान इन्वेस्टेड 20,000 कैश इन हर बिजनेस। इसको हम इस तरह लिखेंगे, मुलान इन्वेस्टेड 20,000 कैश इन हर फर्म। उसके बाद है ट्रांजेक्शन बी में क्या है कि कैश 20,000 से 19,000 पर आ गया है, ऑफिस प्राइस 1,500 की हैं और अकाउंट्स पेएबल 500 है। इसका क्या मतलब है कि हमने 1,000 की ऑफिस सप्लाईज परचेज़ की हैं और 500 की ऑफिस सप्लाईज हमने बोरो की हैं, तो अकाउंट्स पेएबल में भी 500 है। इसको हम कैसे लिखेंगे? मुलान बॉट सप्लाईज ऑफ 1,500, 500 इज़ पेएबल येट। उसके बाद क्या आ जाएगा? ट्रांजेक्शन सी में 11,000 कैश 19,000 से 11,000 हो गया, ऑफिस प्राइस हमारी 1,500 की है और ऑफिस फर्नीचर 800 का है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि मुलान बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑफ 8,000 बाय पेइंग कैश। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन डी, उसमें
कैश हमारा 11,000 है, अकाउंट रिसीवेबल हमारा 3,000 है और साथ ही हमारा रेवेन्यू 3,000 से बढ़ गया है। इसका क्या मतलब है कि मुलान ने 3,000 रेवेन्यू अर्न किया है, लेकिन अभी उसने वो पैसे रिसीव करने हैं, क्रेडिट पर सर्विसेज दिए किसी को। इसको हम कैसे लिखेंगे? शी अर्न रेवेन्यू ऑफ 3,000 एज अकाउंट रिसीवेबल। उसके बाद है ट्रांजेक्शन ई। उसमें क्या है कि हमारा जो कैश है वो 11,500 है और हमारा रेवेन्यू 3,500 हो गया। इसका मतलब है कि मुलान ने सर्विसेज दी थी एक और क्लाइंट को और फौरी तौर पर 500 कैश कलेक्ट किया है। इसको हम किस तरह लिखेंगे? शी अर्न 500 कैश रेवेन्यू। उसके बाद है एक्सरसाइज 1-11। The following table shows the effect of 5 transactions on the assets, liabilities, and equity of Bonita Boutique. Write short descriptions of the probable nature of each transaction. ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। ए से लेकर ई तक कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं और हमने इनको स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले कैश में है 10,000, ऑफिस सप्लाइज में है 1,500, लैंड है 9,500 और बोनीता कैपिटल है 21,500। इसको हम किस तरह लिखेंगे? Bonita invested 21,500 in her business as 10,500 cash, 1,500 supplies and 9,500 land. उसके बाद क्या है? ट्रांजेक्शन ए में कैश में से 2,000 माइनस हो गया और लैंड में 2,000 ऐड हो गया। इसका मतलब है कि जो ओनर है उसने दोबारा 2,000 की लैंड परचेज़ किया कैश पे करके। शी परचेज्ड लैंड ऑफ 2,000 कैश। उसके बाद ट्रांजेक्शन सी में क्या है? ऑफिस प्राइस में 500 ऐड हो गया और लाइबिलिटीज़ में भी, अकाउंट्स पेएबल में भी 500 ऐड हो गया है। इसका मतलब है कि जो ओनर है उसने ऑफिस प्राइस खरीदी है 500 की, लेकिन अभी उसने कैश पे नहीं किया बल्कि ये उसने लैंड की। शी परचेज्ड ऑफिस प्राइस ऑफ 500 एज अकाउंट्स पेएबल, या फिर शी परचेज्ड ऑफिस प्राइस ऑफ 500 ऑन क्रेडिट। उसके बाद क्या है? ट्रांजेक्शन सी में अकाउंट्स रिसीवेबल में 950 है और रेवेन्यूज़ में भी 950 है। इसका मतलब है कि जो ओनर है उसने सर्विसेज दी हैं 950 की, लेकिन अभी जो क्लाइंट है उसने पे नहीं किया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? शी अर्न रेवेन्यू ऑफ $950 एज अकाउंट रिसीवेबल। उसके बाद है ट्रांजेक्शन डी। उसमें कैश में से 500 माइनस हो रहा है और लाइबिलिटीज़ में से भी 500 माइनस हो रहा है। इसका मतलब है कि हमने ट्रांजेक्शन बी में 500 की जो ऑफिस सप्लाइज लैंड पर ख़रीदी थी, अब हम उनकी पेमेंट कर रहे हैं। शी पेड 500 ऑफ अकाउंट पेएबल एज मेंशन इन ट्रांजेक्शन बी। उसके बाद है ट्रांजेक्शन ई। उसमें कैश में 950 ऐड हो रहा है और अकाउंट रिसीवेबल में से 950 माइनस हो रहा है। इसका मतलब है कि जो हमने क्रेडिट पर सर्विसेज दी थी तो हमारे क्लाइंट ने हमें पेमेंट कर दी है। इसको हम कैसे लिखेंगे? शी रिसीव्ड $950 ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एज मेंशन इन ट्रांजेक्शन सी। उसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 1-12। Pamela Mabin began a professional practice on June 1 and plans to prepare financial statements at the end of each month. During June, Mabin completed these transactions. ए से लेकर जे तक हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं। हमने क्या करना है? हमने इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। इससे पहले वाले 2 क्वेश्चंस में कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाइज, लैंड, अकाउंट्स पेएबल, बोनीता कैपिटल प्लस रेवेन्यूज़, इस किस्म के अकाउंट्स थे और उनका एक टेबल बना हुआ था। हमने क्या करना और हमने इस टेबल की मदद से इस तरह की स्टेटमेंट्स बनानी थी। अब हमने इन स्टेटमेंट्स की मदद से इस किस्म का टेबल बनाना है, तो ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा। हम ट्रांजेक्शन्स पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले क्रिएट अ टेबल लाइक द वन इन एग्जिबिट 1.9 यूजिंग द फॉलोइंग हेडिंग्स फॉर कॉलम्स: कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इक्विपमेंट, अकाउंट्स पेएबल, मेबन कैपिटल, मेबन विड्रॉल्स, रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस। हमने इन सारे अकाउंट टाइटल्स को यूज़ करते हुए हमने एक टेबल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम नाम लिख देंगे इन अकाउंट्स के: कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, इक्विपमेंट, अकाउंट्स पेएबल, मेबन कैपिटल, विड्रॉल्स, रेवेन्यूज़, एक्सपेंसेस।
तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन है ओनर इन्वेस्टेड 50,000 कैश अलॉन्ग विद इक्विपमेंट दैट हैड अ 10,000 मार्केट वैल्यू। ओनर ने अपने बिजनेस में 50,000 कैश इन्वेस्ट किया है और इक्विपमेंट जिसकी मार्केट वैल्यू है 10,000। हम कैश वाले अकाउंट में लिखेंगे 50,000 और इक्विपमेंट वाले अकाउंट में लिखेंगे 10,000 और जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो कैपिटल आ जाता है जो कि है 60,000। फिर हम इसको बैलेंस में एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद ट्रांजेक्शन बी में क्या है, पेड $1,600 कैश फॉर द रेंट ऑफ ऑफिस स्पेस फॉर द मंथ। हमने कैश पे किया है $1,600 जो कि रेंट है, ये रेंट एक्सपेंस है, तो हम एक्सपेंसेस में लिख देंगे 1,600 और साथ ही हम कैश में से 1,600 माइनस कर देंगे। अब 50,000 में से जब हम 1,600 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 48,400 और बाकी सारी वैल्यूज़ हम एज इट इज़ लिख देंगे। हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद हमने उसको बैलेंस भी करना है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेस्ड 12,000 ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट ड्यू विदिन 30 डेज़। हमने एडिशनल इक्विपमेंट ख़रीदा है 12,000 का। हम इक्विपमेंट में लिखेंगे 12,000 और साथ ही हम अकाउंट्स पेएबल में लिख देंगे 12,000 क्योंकि हमने कैश पे करके नहीं ख़रीदा। अब 10,000 में जब हम 12,000 ऐड करेंगे तो ये 22,000 और ये 12,000 एज इट इज़। फिर हम इन सबको एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स देखेंगे। ट्रांजेक्शन डी में क्या है, कंप्लीटेड वर्क फॉर अ क्लाइंट एंड इमीडिएटली कलेक्टेड 2,000 कैश अर्नड। हमने एक क्लाइंट के लिए काम किया है और उसने फौरी तौर पर हमें 2,000 कैश पे किया है, तो हम रेवेन्यूज़ में लिखेंगे 2,000 और हम कैश में भी 2,000 ऐड कर देंगे। फिर हम इसको बैलेंस कर देंगे, कैश की जो वैल्यू पीछे दी हुई है उसमें 2,000 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा और बाकी भी हम वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ई, completed work for a client and sent a bill for 7,000 to be paid within 30 days। हमने एक क्लाइंट के लिए काम किया है और हमने उसका बिल भेजा है 7,000 का जो कि उसने 30 डेज़ में पे करना है, तो हम क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल में लिखेंगे 7,000 और हम रेवेन्यू में लिखेंगे 7,000। फिर 7,000 प्लस 2,000 9,000 और बाकी ये सारी ट्रांजेक्शन बाकी सारी वैल्यूज़ हम एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद क्या है, परचेज एडिशनल इक्विपमेंट फॉर 8,000 कैश। हमने एडिशनल इक्विपमेंट ख़रीदा है 8,000 का और वो हमने कैश पे करके ख़रीदा। हम कैश में से 8,000 माइनस कर देंगे और हम इक्विपमेंट में 8,000 ऐड कर देंगे। फिर 50,400 में से जब हम 8,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाता है 42,400 और फिर 22,000 में जब 8,000 ऐड होगा तो ये 30,000 आ जाता है और बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट है पेड एन असिस्टेंट 2,400 कैश एज वेजेस फॉर द मंथ। हमने अपने असिस्टेंट की सैलरी पे की है जो कि है 2,400 कैश में से हम 2,400 माइनस कर देंगे और इसको हम एक्सपेंसेस में लिख देंगे कि 2,400 एक्सपेंस है हमारा। फिर हम 42,400 में से जब 2,400 माइनस करेंगे तो ये 40,000 आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी और फिर 1,600 में 2,400 ऐड करेंगे तो ये 4,000 बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कलेक्टेड 5,000 कैश ऑन द अमाउंट ओड बाय द क्लाइंट डिस्क्राइब्ड इन ट्रांजेक्शन ई। ट्रांजेक्शन ई में हमने एक क्लाइंट को बिल भेजा था 7,000 का जो कि उसने हमें पे करना था, तो ट्रांजेक्शन एच में उसने हमें 5,000 पे कर दिया है। हम क्या करेंगे कि हम कैश में 5,000 ऐड कर देंगे और अकाउंट्स रिसीवेबल में से 5,000 माइनस कर देंगे। 7,000 में से जब 5,000 माइनस करेंगे तो 2,000 आ जाएगा और 40,000 में से जब 5,000 माइनस करेंगे तो ये 40,000 में जब 5,000 ऐड करेंगे तो ये 45,000 आ जाएगा और बाकी 30,000 एज इट इज़, 12,000 एज इट इज़ और 60,000 और 9,000 और 4,000 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड 12,000 कैश टू सेटल द लाइबिलिटी क्रिएटेड इन ट्रांजेक्शन सी। ट्रांजेक्शन सी में हमने ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीदा था 12,000 का जो कि हमने क्रेडिट पर ख़रीदा था। ट्रांजेक्शन आई में हमने वो कैश पे कर दिया है, तो ट्रांजेक्शन आई में हम कैश में से 12,000 माइनस कर देंगे और हम अकाउंट्स पेएबल में से भी 12,000 माइनस कर देंगे। 45,000 में से जब 12,000 माइनस होगा तो 33,000 आ जाता है। फिर 2,000 एज इट इज़, 30,000 भी एज इट इज़, 12,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 60,000 एज इट इज़, 9,000 भी एज इट इज़ और 4,000 भी एज इट इज़। उसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जी, ओनर विड्रॉ 500 कैश फॉर पर्सनल यूज़। ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 500 कैश विड्रॉल करवाया।
हम कैश में से 500 माइनस कर देंगे तो ये बन जाता है 32,500 और साथ ही हम विड्रॉल वाले कॉलम में 500 लिख देंगे और इस 500 को हम बैलेंस करते हुए एज इट इज़ लिख देंगे और बाकी सारे अकाउंट्स में एज इट इज़ होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन बस यहीं तक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1-13। On October 1, Sasha Shandy organized Best Answers, a new consulting firm. On October 31, the company's record shows the following items and amounts. Use this information to prepare an October income statement for the business. एक्सरसाइज 1-13 में हमने क्या करना है, हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है इस डाटा को यूज़ करते हुए। इनकम स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे बिज़नेस का नाम जो कि है बेस्ट आंसर्स, फिर हम स्टेटमेंट का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कि हम किस मंथ के लिए इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो इस मरतबा हम फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए सबसे पहले हम रेवेन्यूज़ लिखते हैं। तो इधर रेवेन्यूज़ क्या दिए हुए, कंसल्टिंग फ़ीस अर्नड है 15,000, तो हम रेवेन्यूज़ की जगह लिखेंगे कंसल्टिंग फ़ीस अर्न जो कि है 15,000। फिर हम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। एक्सपेंसेस में इधर हमें गिवन है रेंट एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। हम इन चारों एक्सपेंसेस को एज इट इज़ यहाँ पर नोट करेंगे और हम 15,000 में से इन सबको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास नेट इनकम की वैल्यू आ जाती है 5,110। तो हमारी इनकम स्टेटमेंट बन चुकी है। और अगर आप देखें तो ये आंसर यहाँ पर भी यही दिया हुआ नेट इनकम की वैल्यू है 5,110। तो हमारी इनकम स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक बनी है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1-14। यूज़ द इंफॉर्मेशन इन एक्सरसाइज 1-13 टू प्रिपेयर एन अक्टूबर स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी फॉर बेस्ट आंसर्स। हमने क्या करना है कि हमने स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी बनानी है इसी डाटा को यूज़ करते हुए। स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे बिज़नेस का नाम जो कि है बेस्ट आंसर्स, उसके बाद हम स्टेटमेंट का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे कि हम किस मंथ के लिए बना रहे हैं। हम बना रहे हैं अक्टूबर के लिए और उसके नीचे आ जाता है ओनर कैपिटल बिगनिंग जो कि हमें ओनर कैपिटल का कोई भी अकाउंट नहीं दिया हुआ तो हमने ओनर कैपिटल बिगनिंग की जगह 0 लिखा है। फिर हम इसमें नेट इनकम ऐड करेंगे जो हमने इनकम स्टेटमेंट से फाइंड की थी। उसके बाद है ओनर इन्वेस्टमेंट जो कि है 74,000। ओनर इन्वेस्टमेंट का अकाउंट हमें दिया हुआ था लास्ट में ये 74,000, तो हमने इसकी वैल्यू लिख दी है। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे। हमारे पास आ जाते 79,110। हम इस वैल्यू को एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, इसमें से विड्रॉल्स को माइनस करना है। ओनर विड्रॉल्स की वैल्यू क्या है, कैश विड्रॉल बाय ओनर इज इक्वल 3,360। तो हम ओनर विड्रॉल्स को जब माइनस करेंगे 79,110 में से माइनस 3,360 इज इक्वल 75,750। तो हमारा ओनर कैपिटल एंडिंग कितना है 75,750। तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी बन चुकी है। उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने एक्सरसाइज 1-15 में हमने बैलेंस शीट बनानी है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। बैलेंस शीट में हमने क्या करना होता है कि एक साइड पर हम एसेट्स लिखते हैं, दूसरी साइड पर हम लाइबिलिटीज़ और इक्विटी लिखते हैं। लाइबिलिटीज़ और इक्विटी का सम एसेट्स के इक्वल होना चाहिए। तो एसेट्स वाले अकाउंट में क्या क्या आ जाता है, कैश आ जाता है जो कि 2,000, अकाउंट रिसीवेबल 13,000, ऑफिस सप्लाइज 4,250, लैंड 36,000, ऑफिस इक्विपमेंट 28,000। तो एसेट्स के अकाउंट में ये 5 अकाउंट्स आ जाएंगे। हम इन 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 83,250। उसके बाद हम लाइबिलिटीज़ लिखेंगे। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास सिर्फ अकाउंट्स पेएबल गिवन है जो कि है 7,500। तो हम इधर लिख देंगे 7,500। उसके बाद हम लिखेंगे इक्विटी में हम ओनर कैपिटल लिखेंगे और ओनर कैपिटल एंडिंग लिखेंगे जो कि हमने ओनर इक्विटी स्टेटमेंट के थ्रू फाइंड किया है। अब हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 83,250 जो कि एसेट्स के बराबर है। इसका मतलब है कि हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल ठीक बनी है। उसके बाद
इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।